स्वागत स्वागत स्वागत। जी हाँ, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के और हिंदी माध्यम के सबसे सर्वश्रेष्ठ चैनल जय माधव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन क्लास 12, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, पहली पोम जिसका नाम माई मदर एट 66 कंपोज बाय कमला दास जी के ऊपर आधारित है। इस छोटे से सेशन में हम लोग बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, फिर चाहे आप यूपी से हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो। इस पोएम से रिलेटेड आपसे सेंट्रल आइडिया, इस पोएम से रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन, इस पोएम से रिलेटेड आपके फिगर ऑफ स्पीचेस और साथ में स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चंस कंफर्म है हर बोर्ड में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह का बेस्ट क्वालिटी कंटेंट टाइम पर मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन जिसका नाम है माई मदर एट 66, जिसको हम लोग यूपी और सीबीएसई दोनों ही बोर्ड में पढ़ते हैं। तो ये रहा आज का टॉपिक। सबसे पहले बात कर लें अगर, तो आपके सामने ये क्वेश्चंस आ गए एग्जाम में, देन हाउ विल यू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विदाउट द राइट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम। पोम का बिना करेक्ट एक्सप्लेनेशन जाने आप कैसे कर लेंगे? तो चलिए, बहुत ही आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं कि ये पोम क्या कहती है। छोटी सी पोम है और एक सेंटेंस में लिखी हुई पोम है, इसमें कोई भी रिदम नहीं है क्योंकि सारी पोम में आपको कई जगह कॉमा देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहली लाइन आपकी क्या कहती है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग एंड आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, those open-mouthed, her face ashen like that of a corpse and realized with the pain। ये स्टैंजा आपको ये भी बता दे, एग्जाम में कहीं से भी कट करके दे देगा। उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस थे हमने यहाँ पर लिए, नेक्स्ट स्टैंजा पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, उसके नेक्स्ट स्टैंजा पर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चंस कहीं से भी आएंगे वो यही, चाहे फिर वो यहां से यहां तक दे दे एग्जाम में, या फिर डोज ओपन से पेन तक दे दे, या फिर ये पूरा उठाकर दे दे। किसी सेट में आपको ये पूरा मिलेगा तो किसी सेट में सिर्फ यहां से यहां तक मिलेगा। क्वेश्चन ऑलमोस्ट वो यही फॉर्म करेंगे एग्जाम में। चलिए बात करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। यहां पर पोएट कह रही है, मैं जा रही थी अपने पेरेंट्स के घर से, और कहां जा रही थी भाई? होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे को कोचिंग की तरफ मैं जा रही थी और वो भी मॉर्निंग का टाइम था। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने पास में बगल में अपनी माँ को देखा और शी वॉज डोजिंग, उनका माउथ जो है वो खुला हुआ था। हर फेस एशन लाइक, यहां पर हमने कर दिया अंडरलाइन ताकि आपको याद रहे कि इस लाइन में आपकी फिगर ऑफ स्पीच है, और वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स लिखा हुआ है, तो बच्चा यहां पर आपकी पर्सोनिफिकेशन सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। सिमिली, यहां पर सिमिली का प्रयोग किया है। सिमिली 12th क्लास यूपी बोर्ड में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने एक पेन को महसूस किया। अब इसी के ऊपर जो है आपसे वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे कि क्या क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वेयर वॉज द पोएट ड्राइविंग टू, कहां पर पोएट जा रही थी, एंड हु वाज सिटिंग बिसाइड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लिखेंगे कैसे? तो इसलिए हमने आपके लिए लिखना छोड़ दिया, डायरेक्टली आप इसके आंसर को देखें। ये रहा इसका आंसर कि द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। एंड पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन और उसका आंसर। लेकिन ध्यान रहे बच्चा, जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है उसी फॉर्म में आप लिखेंगे। यहां पर वॉज द पोएट लिखा हुआ है, बहुत से बच्चे डिड लगा देंगे, बहुत से बच्चे इज लगा देंगे, तो टेंस का खास ध्यान रखें। द पोएट वाज ड्राइविंग टू कोचीन, जैसे क्वेश्चन वैसे आंसर। द पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर। नोटिस क्या किया पोएट ने अपनी माँ के बारे में? नोटिस क्या किया जो 66 साल की हो चुकी है? तो वो आप ये देख लें उसका आंसर। When the poet looked at her mother, जब पोएट ने अपनी मां पर देखा, डायरेक्टली आंसर मत लिख देगा कि जो है पोएट ने ये नोटिस किया, आप लिखेंगे when the poet looked at her mother, अपनी मां पर जब उसने देखा, she was dozing and her mouth was open। यहां पर एक फ्रेज के रूप में लिखा है open mouthed, लेकिन आपको जब सेंटेंस के रूप में लिखना होगा सिंपल सेंटेंस बना दीजिएगा। पोएट की मां का जो मुंह था वो खुला था। the mouth of the poet's mother was open। Question number 3, which figure of speech is used in the line ashen like that of a corpse? I have already told about this। ये रही आपकी figure of speech, simile। And question number 4, why was her mother's face looking like that of a corpse? ये क्वेश्चन आपको आगे भी पूछ सकता है और हो सकता है वो इतना बड़ा पैराग्राफ स्टैंजा दे दे तो उसमें भी पूछ सकता है। तो यहां पर उसकी मां का जो चेहरा था वो
कॉप्स की तरह क्यों लग रहा था? कॉप्स का मतलब होता है मृत शरीर से क्यों लग रहा था? लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Her mother's face was looking like that of a corpse because के बाद आपका आंसर एक्चुअल में है it was pale, lifeless and colorless। अब बच्चा ये कहीं पर लिखा तो नहीं है, बट यहां पर केवल एक वर्ड आया पेन, यहां पर लिखा है पेल, तो ये वर्ड आपको तब लिखना पड़ेगा जब आप पूरी पोएम का एक्सप्लेनेशन सुन चुके होंगे। तो ये रहा आपका पहला स्टेंजा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेंजा पर चलेंगे। दोज ओपन माउथ, देखो हमने पहले वाली स्टेंजा की यहां पर 2 लाइनें एक्स्ट्रा में लिखी हैं कि आपका स्टेंजा यहां से भी पूछा जा सकता है, आपके क्वेश्चन यहां से फ्रेम इस तरह से हो जाते हैं। दोज ओपन माउथेड हर फेस एशन लाइक ऑफ कॉप्स, ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एंड रियलाइज विद द पेन, और मुझे एक पुराने दर्द का एहसास हुआ। दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन मैंने अपने उस विचार को, जो विचार मुझे दर्द दे रहा था, जो विचार मुझे कष्ट दे रहा था, मैंने उसे पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को किनारे रख दिया। किनारे रखकर मैंने बाहर झांका, जो कि अगले स्टेंजा में लिखा हुआ है। रियलाइज का मतलब होता है एहसास करना। विद पेन शी वाज एज ओल्ड, वह उतनी बूढ़ी है, एज शी लुक्ड, जितनी की वो दिखाई दे रही है। इट मींस शी हैज she was at 66, 66 साल की हो गई है। Now I feared of losing my mother, ऐसा कि पोएट सोचती हैं। सो क्वेश्चन इसके ऊपर 2 बनते हैं। Why was there pain in her realization? बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा गया था कि उसके रियलाइजेशन में पेन क्यों था, दर्द क्यों था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वरीड द पोएट, किस चीज ने पोएट को वरीड किया था, चिंतित किया था। व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, जब उसने अपनी मां को देखा, किस चीज ने उसे वरीड किया। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। देयर वाज पेन इन हर रियलाइजेशन एज द पोएट फियर्ड, उनके रियलाइजेशन में एक दर्द था क्योंकि पोएट को फियर था शी वुड लूज हर मदर। अब यहां पर कहीं पर यह बात नहीं लिखी हुई है कि लूज कर देगी, मर जाएगी, बट through the explanation you have to understand that this poem is an autobiographical tone. Actually this poem is dedicated to the mother of the poetess. poetess ने अपनी माँ को ही dedicate करी है, and she is describing her mother as a pale and very old, and now she is going to die very soon as she thought, जैसा कि उसने सोचा कि अब मेरी माँ खत्म हो जाएगी, then what will I do without her, but Unfortunately, I can't do anything else in saving my life. मैं अपनी माँ को बचाने में कुछ कर भी तो नहीं सकती। अल्टीमेटली वो एक्सेप्ट करती है, बट यहां पर रियलाइजेशन जो हो रहा है उससे ये पता चल रहा है she feared of losing her mother. She could not reconcile to the thought of being left. उसके बाद वो जो थॉट उनके दिमाग में आ रहे थे उसको किनारे किया and separated from her mother फॉरएवर, और अपनी मां से जो है वो हमेशा के लिए अलग हो जाएंगी। इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वरीड द पोएट, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप देख लें बेटा, हमें लिखने में टाइम लगता है इसलिए छोटी सी वीडियो में आपको सब कुछ देना था। When she looked at her mother, the poet was worried. जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो पोएट वरीड हो गई। ये बात ध्यान रखना, डायरेक्टली आंसर नहीं लिखे जाते, कम से कम 2 या 2.5 या 3 लाइन जरूर लिखे। ये भी स्टेंजा जो क्वेश्चंस आते हैं 6 नंबर के आते हैं बेटा, कंफर्म है। यदि इस पोएम से कोई को स्टेंजा बनेगा तो आज की इस 20 मिनट की वीडियो में आपको स्टेंजा बेस्ड सारे क्वेश्चंस और सेंट्रल आइडिया आपको मिल जाएंगे, इतना मेरा आप सभी को वादा है। तो when she looked at the mother, the poet was worried about her frail health. जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो बहुत ही चिंतित हो गई अपनी माँ की तरफ देखते हुए, क्योंकि माँ उसकी फ्रेल हुई थी, बीमार हो चुकी थी, लूज जो बॉडी थी वो लूज हो चुकी थी, बॉडी एकदम एनर्जी लेस थी। एंड ओल्ड एज, हर मदर्स फेस लुक्ड एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उसकी माँ का चेहरा कॉप्स की ऐश की तरीके से था। ऐश का मतलब होता है वो राख जो कि मृत शरीर को जलाने के बाद बचती है। एंड शी फियर्ड दैट इट माइट बी देयर लास्ट मीटिंग, और उसे ये डर लग रहा था कि कहीं ये मेरी लास्ट मीटिंग तो नहीं मेरी माँ के साथ, इसी वजह से वो डर रही थी। व्हाट वरीड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर, किस चीज ने उसे वरी किया, जब उसने अपनी माँ की तरफ देखा। So her mother seemed to be very old to leave her alone in this world, उसको छोड़ करके वो जाने वाली थी। इतना काफी है। नेक्स्ट पैराग्राफ आपका लुक्ड आउट, जैसा कि पीछे लिखा हुआ है कि आई पुट दैट थॉट अवे, एंड के बाद आपका पैराग्राफ या स्टेंजा जुड़ा। लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, यहां पर देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया इस वर्ड को क्योंकि यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया। एंड विच वन इज, इट इज पर्सोनिफिकेशन। व्हाट इज, इट इज पर्सोनिफिकेशन।
पर्सनिफिकेशन, यहां पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है, जिसे मानवीकरण कहते हैं। यूपी बोर्ड में पूछा जाएगा, सो यू मस्ट अंडरलाइन और हाईलाइट दिस वर्ड, इस वर्ड को या इस फ्रेज को हाईलाइट कर लीजिएगा। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग में पर्सनिफिकेशन, क्योंकि स्प्रिंटिंग पीछे जो है मूव करने को कहते हैं, पीछे की ओर दौड़ने को कहा जाता है। तो कोई भी व्यक्ति आगे या पीछे दौड़ सकता है, बट ट्रीज कैसे स्प्रिंट कर सकते हैं, बट यहां पर ट्रीज को पर्सनिफाइड करा गया है। वो कार में बैठी थी, उन्होंने ट्री को देखा पीछे की तरफ भाग रहे हैं, इस वजह से उनका यहां पर ट्री को पर्सनिफिकेशन दे दिया उन्होंने। साथ ही साथ यहां पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हमने दूसरे कलर में रखा हुआ है, और यहां लिखा है द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, जो बच्चे थे बड़ी तेज से दौड़ते हुए आ रहे थे। एक्चुअल में यहां पर पर्सनिफिकेशन नहीं, क्योंकि बच्चे तो दौड़ते हुए आ सकते हैं और साथ ही में वो खुश भी थे। यहां पर एक इमेज क्रिएट करी है पोएट ने। इमेज का मतलब ऐसा चित्रण करना जो कि आपकी आंखों के सामने चलने लगे, ऐसा विवरण देना किसी भी चीज का कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएं। एंड द पिक्चर इज स्टार्टिंग डेवलप्ड, पिक्चर स्टार्ट डेवलपिंग इनटू योर माइंड, आपके दिमाग में वो पिक्चर डेवलप होने लगे। ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को हम इमेजरी कहते हैं। आउट ऑफ देयर होम्स बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, अपने अपने घरों से वो भागते हुए बाहर आ रहे थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर जाने के बाद, यार्ड का मतलब कुछ गज जाने के बाद दूर, आई लुक्ड अगेन एट हर वेन एंड पेल, मैंने अपनी माँ को दोबारा से देखा। सो आई फाउंड माई मदर पेन एंड वैन, मैंने मुरझाया हुआ चेहरा, उदासी भरा हुआ चेहरा उनका देखा। तो इस पूरे स्टेंजा के ऊपर जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो ये, हाउ कैन द ट्रीज स्प्रिंट, कैसे ट्रीज स्प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सी answer of this. The trees seemed to sprint as they were moving past them as the car moving ahead at a high speed. Trees इस तरह से sprint कर सकते हैं क्योंकि कार बहुत ही मूव कर रही थी तेजी में आगे की तरफ, तो वो लग रहे थे पीछे की तरफ। यहां पर याद रहे सीम वर्ड का प्रयोग आपको करना है। द ट्रीज सीम टू स्प्रिंट, लग रहे थे, कर नहीं रहे थे एक्चुअल में। दे वर स्टिल, दे वर नॉट मूविंग बट दे सीम टू स्प्रिंट As they were moving past, वो पीछे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे जैसे कि कार आगे की तरफ बढ़ रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, why did the poet look at her mother again? दोबारा से पोएट ने अपनी मां पर क्यों देखा? So the poet was feeling anxious and insecure, क्योंकि पोएट को एक चिंता थी और बहुत ज्यादा असुरक्षा महसूस कर रही थी, insecure, and thus looked at her mother again, और इस वजह से उसने अपनी मां पर दोबारा से देखा। To release herself about her well-being, उसके दोबारा सही हो जाने की दुआ करते हुए या रीअश्योर अपने आप को समझाते हुए कि माँ ठीक हो जाएगी। बट इट वाज अ नेचुरल प्रोसेस। सो एजिंग इज ऑल्सो द थीम ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की जो एजिंग है वो इसकी थीम कहलाती है। खासतौर से इसमें एज और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और नेचर के बारे में बताया गया है कि हम चाह कर भी बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि अपने लोगों को, अपने माँ बाप को, अपने सगे या जो भी हमारे बहुत प्यारे उनको हम बचा लें, लेकिन नेचर हमसे हर चीज़ छीन लेती है क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। तो एजिंग इज द थीम ऑफ दिस पोएम। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड शी ऑब्जर्व, उसने क्या ऑब्जर्व किया? देखते हैं आंसर, क्या ऑब्जर्व किया भाई? She observed that her mother's face had become pale. उसने यही तो ऑब्जर्व किया कि उसकी माँ का जो चेहरा था वो पेल हो चुका था, and withered, मुरझा चुका था। पेल और विदर दोनों का सेम मतलब है, like late winter's moon। late winter's moon यहाँ पर नहीं आया बच्चा, बट क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्म होगा विंटर्स मून वर्ड नेक्स्ट स्टेंजा में है। जरूरी नहीं है कि आपको स्टेंजा यहाँ से दे दे, हो सकता है वो स्टेंजा आउट ऑफ देयर होम से दे दे, बिकॉज द होल पोएम वाज रिटन इनटू वन लाइन, एक सेंटेंस में लिखी हुई है और इसमें जो लाइन सेपरेट की गई है वो कॉमा से सेपरेट की गई है, कहीं पर भी कोई फुल स्टॉप नहीं है। तो ये एक सेंटेंस की पोएम है लेकिन लाइन इसमें कई बना दी गई है, तो कहीं से भी वो काट कर दे देगा। क्वेश्चंस आप आपको याद रखेंगे। आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन दिस लाइन। इसमें आप फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज करेंगे? अगेन द सिमिलीज यूज इन दिस अबव लाइन। क्यों? यहां पर विंटर्स मून का कंपैरिजन किया गया है। सिमिली इज यूज्ड इन द अबव लाइंस, वैन पेल अ विंटर्स मून लाइक, आगे लिखा होगा इसलिए यहां पर दे दिया गया है। पेल के बाद ये देखिए अगला स्टेंजा, एज अ लेट विंटर्स मून। तो हो सकता है वो पैराग्राफ आपको यहां तक काट के दे दे और फिर आपसे ये फिगर ऑफ स्पीच पूछ ले, तो क्वेश्चन इस स्टेंजा पर यही बनेगा। ठीक। And felt old familiar act my childhood fear, but all I said was see you amma soon.
ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये स्टेंजा पे क्या क्वेश्चन बनते, पहले इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। एज अ लेट विंटर मून, मैंने अपनी माँ के जब चेहरे को देखा तो मेरी माँ का चेहरा एकदम लेट विंटर मून की तरह था, जैसे कि उदासीन होता है, सर्दियों का जो चांद होता है बहुत ही डल होता है, मुरझाया हुआ, फेड या पेल होता है। सो इन द सेम वे द फेस ऑफ माई मदर वॉज पेल एंड लाइक लेट विंटर्स मून। तो एज लगा हुआ है बेटा, तो मून से माँ का चेहरा कंपैरिजन किया गया है, इसलिए यहां पर सिमिली है, जहां एज लाइक सो लगा दिया जाए और दो अनमैच्ड ऑब्जेक्ट को कंपेयर किया जा रहा हो, वहां पर एज लाइक सो शब्दों का प्रयोग करते हुए सिमिली हम यूज कर सकते हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने फिर अपने उस पुराने दर्द को एहसास किया, माई चाइल्डहुड फियर, मेरा वो बचपन का डर। एंड बट ऑल आई सेड, लेकिन बस मैं इतना कह पाई, सी यू अम्मा, जल्दी मिलते हैं माँ। साउथ इंडिया में माँ को अम्मा कहते हैं। ऑल आई डिड वॉज स्माइल स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच और है जिसका नाम है रिपीटिशन। यहां पर रिपीटिशन दिया हुआ है, रिपीटिशन आपके मतलब की फिगर ऑफ स्पीच नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, बार बार किसी शब्द को एक ही लाइन में रिपीट करना तो उसे हम कहते हैं रिपीटिशन। सो क्वेश्चन नंबर 1 इस पर बनता है बेटा, वो है व्हाट डज द फ्रेज फेमिलियर एक्ट मीन। यहां पर फेमिलियर एक्ट का अर्थ पूछा जाएगा तो क्या निकल के आएगा। द फ्रेज फेमिलियर एक्ट मीन्स अ पेन और फियर दैट द पोएट हैज हैड अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी समय पर उसे एक ऐसा डर था ऑफ लूजिंग हर ओन मदर। इट इज द इमोशनल पेन द पोएट फील्स, ये उसका एक इमोशनल पेन है जो कि उसे महसूस होता है ड्यू टू द रियलाइजेशन, जब वो रियलाइज करती है दैट हर मदर वाज ग्रोइंग ओल्ड एंड पेल, कि उसकी मां ओल्ड हो रही हो, पेल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर, उसका बचपन का डर क्या था बेटा, बचपन का डर देख लेते हैं। द पोएट्स चाइल्डहुड फियर वाज दैट हर मदर वुड गेट ओल्ड एंड डाई, बचपन में भी उसे ये बात पता थी कि उसकी मां मर जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं इंसान तो वो छोड़कर चले जाते हैं। दैट ओल्ड फियर केम टू हर अगेन, वापस आ जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द फर्स्ट 2 लाइन्स टेल अस अबाउट द पोएट्स फीलिंग्स फॉर द मदर। फर्स्ट 2 लाइन्स क्या बताते हैं? द फर्स्ट 2 लाइन्स रिवील दैट द पोएट लव्स हर मदर डियरली एंड सो शी हैज मेनी इनसिक्योरिटीज इन रिगार्ड हर मदर। पहली 2 लाइन में ही बताया जा रहा है या पूरी पोएम में बताया जा रहा है दैट द पोएट इज लव्ड हर मदर। So in this way we have done the explanation along with the stanza based question. And now if you want to write the central idea in a very easy way, in a very easy sentence, then here is for you the central idea of this poem. और central idea ये रहा। central idea आपका, My Mother 66 poem is composed by कमला दास। जब भी किसी पोम का आप central idea लिखें तो पहली लाइन ये जरूर लिखें कि उस पोम का नाम क्या है बेटा और उसको कंपोज किसने किया है। So this is the poet. इन दिस पोएम, इस पोएम में क्या बताया गया, द पोएटेस रिलेट्स टू हर ओन एक्सपीरियंस, उसने अपने एक्सपीरियंस को बताया है। एंड शी ब्रिंग्स आउट अ कंट्राडिक्शन इन ह्यूमन रिलेशनशिप, साथ में ह्यूमन रिलेशनशिप के बीच में जो कंट्राडिक्शन आते हैं, असमानताएं आ जाती हैं, विरोधाभास आ जाते हैं, उस चीज को दो आउट द पोएम, थ्रू आउट द पोएम she has pictured, यहां पर थ्रू होगा बेटा, यहां कर लीजिएगा, थ्रू आउट द पिक्चर she has pictured what emotions a daughter feels, कि एक डॉटर क्या इमोशंस फील करती है when she bids farewell, जब वो बिट्स करती है फेयरवेल, जब विदाई देती है टू हर मदर, एक माँ को एक बेटी जब विदाई देती है या बेटी माँ को विदाई देती है द टाइम ऑफ मैरिज। सो व्हाट डज अ डॉटर फील एट दैट टाइम, उस समय क्या फील करती है। शी फील्स सैड फॉर हर मदर एंड इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हर ग्रीव, और अपने दुख को वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। अल्टीमेटली शी हैज टू एक्सेप्ट इट। सो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द very first poem in our syllabus. Hope so that you like this session. So you must hit the bell icon so that you just get the best quality content on YouTube. Thank you so much for watching this session and please like and share this video.